हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया। MHT CET के आंसर कीज भी पब्लिश हो गए, है ना। PCM वालों का अब दिखना स्टार्ट करेगा, आपको पता है 24 से 26 के बीच में PCB वाले ऑलरेडी चेक कर रहे हैं। ओके, तो अब कई सवाल हमारे मन में आने लगे और बहुत बच्चे हमसे कनेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू और पूछ रहे हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ क्या। वो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, स्टेट बोर्ड का अपना जो रिजल्ट आया है, और सर मेरा एलिजिबिलिटी है क्या इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए, फार्मेसी के एडमिशन्स के लिए। तो चलिए आज के इस सेशन में हम पूरा तरीके से डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर MHT CET एडमिशन्स, जो हमारी इंजीनियरिंग एडमिशन्स है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के मार्क यही नहीं है, एक और होता है कैंडिडेचर टाइप, है ना। तो दो तरह की एलिजिबिलिटी है जो हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो क्या है सर ये? चलो, कैंडिडेचर टाइप क्या होता है सर? आप अगर स्टेट कैंडिडेट हो तो आपके लिए कुछ टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी ऐसा होता है। पता है आपको ये टाइप ए, बी, सी, डी और ई, आप इनमें से कहाँ बिलोंग करते हो ये बताना होता है आपको। फिर अगर आप ऑल इंडिया या आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्या माइनॉरिटी कोटा वाला है या फिर NRI है या ओवरसीज है, राइट। तो इनके लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हमें अच्छे से ब्रोशर में दिया है। चलिए मैं ब्रोशर के थ्रू आपको लेके चलता हूँ। ये ब्रोशर में काफी अच्छे से यहाँ पे नोट किया हुआ है बच्चा, आपको शायद पता नहीं है, ये पता होना चाहिए। बहुत क्लैरिटी के साथ हम ये पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है इसको। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और प्लानिंग वगैरह जो भी है। तो यहाँ क्या बोला गया है? ऑल द कैंडिडेट पास्ड अपीयरिंग HSC स्टैंडर्ड एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैव इंडियन नेशनलिटी आर एलिजिबल। पहले तो इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए, ये बात यहाँ बताई गई है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर एडमिशन। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर मैं तीसरी बार रिपीट करूँ क्या, चौथी बार रिपीट करूँ क्या, है ना। उनके लिए आंसर है कि देयर इज नो एज लिमिट। ठीक है बच्चों, यस। अब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए, है ना, महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है कैंडिडेचर टाइप? तो A से E ये कैंडिडेचर टाइप है। ओके, लेट्स सी अबाउट दिस कि A B C D E है क्या सर। ये थोड़ा सा समझेंगे बच्चों आप इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप ये ABCD अच्छे समझे। टाइप ए वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे 10th और 12th करी है, महाराष्ट्र से 10th और 12th करी है, और उसके पास उसके अलावा डोमिसाइल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर मुझे 10th और 12th यहां से करिए, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आप टाइप ए में आ गए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पास डोमिसाइल है ना, यहाँ का। डोमिसाइल के लिए आपको पता है ना कैसे आना होता है, क्या होना होता है। डॉक्यूमेंट्स का भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा डोमिसाइल कैसे लाते हैं, क्या लाते हैं, क्यों रिक्वायर्ड है, क्या सबको डोमिसाइल लगता है। इसका आंसर भी मैं अभी कह दूं, नो, सबको डोमिसाइल नहीं लगता। तो किसे लगता है किसे नहीं लगता है, वो अलग एक वीडियो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल है या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का तो आप टाइप ए में आ जाते हैं। तो टाइप ए में कौन कौन बच्चे आते हैं क्या आप समझे? टाइप ए में वो बच्चे जिन्होंने 10th और 12th यहां से कर लिया, महाराष्ट्र से आपने 10th और 12th कर लिया, यू आर एलिजिबल, राइट। सेकंड, आपका बर्थ यहाँ हुआ है, ठीक है, CBSE बोर्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बर्थ यहाँ से, वो ICSE बोर्ड किया है, बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप टाइप ए के हो गए। ठीक है, अगर लेकिन आपके पास ऐसा ना हो कि सर हमने 10th 12th भी नहीं किया, या फिर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हमारा डोमिसाइल भी यहाँ नहीं है, तो टाइप बी ऐसे लोग जिनके मम्मी पापा का डोमिसाइल महाराष्ट्र का है। देखिए, अगर आप डू नॉट फॉल इन टाइप ए बट फादर और मदर इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब मम्मी पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या महाराष्ट्र का, अगर वो है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ महाराष्ट्र कैंडिडेट स्टूडेंट। स्टेट कैंडिडेट के कैंडिडेचर आपका रहेगा, स्टेट स्टूडेंट का कैंडिडेचर रहेगा आपका, अगर आपके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल हो। चलिए आपके पास नहीं है, आपने 10th 12th नहीं किया यहाँ से, ये सारी चीजें आपने नहीं फॉलो करी, लेकिन आपके पेरेंट्स का है क्या, राइट। देखिए आप अच्छे से बोला गया, आपके पेरेंट्स का कहा है, whose father or mother is domiciled in the state of Maharashtra and possess domicile certificate। सर ग्रैंडफादर का है? नहीं, बहुत क्लियरली आप समझिए, सर ग्रैंडफादर का है, पापा का नहीं है। अरे अरे अरे, है ना, पापा का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों भी फेल हो रहा है कि सर मेरा भी नहीं है, मम्मी पापा का भी नहीं है ना, या फिर मैंने 10th 12th भी यहाँ से नहीं करी है, ये सारी चीजें आपकी अभी तक फेल हो रही है, तो उसके बाद क्या है, whose father और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप एम्प्लॉय हो, और आपके पापा, आप मतलब आपके पेरेंट्स, फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग
and who has been posted and reported to duty in state before the last date of submission of application form for cap. अगर वो अभी यस अभी या पोस्टेड है या अभी पोस्ट हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हो, महाराष्ट्र में पोस्टिंग है आपकी, राइट, तो देन है ना, आपकी मतलब आपके पेरेंट्स की, बार बार मैं वो कहूंगा, ठीक है, तो देन आप टाइप सी से कर सकते हो। टाइप डी, अगर आप ये तीनों में नहीं हो, ओके, तो आपके मम्मी पापा जो है वो एम्प्लॉय है या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, या तो वो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की या वो रिटायर्ड है, तो आप टाइप डी में आ जाते हो। और टाइप ई, अगर ये सब नहीं किया लेकिन कैंडिडेट्स पासिंग एसएससी एंड एचएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया, तो कुछ बॉर्डर एरिया के कितने 865 विलेजेस है जो बॉर्डर एरिया के हैं, जिन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, वहां से अगर आपने 10th और 12th किया हो, ठीक है, तो तब आप टाइप ई में आ सकते हैं। और इन सब के केसेस में आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट पकड़े जाओगे। बच्चों क्लैरिटी मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है, क्योंकि ये आप क्वेश्चंस मुझे काफी बार करते हो और मैं चाहता हूं यहां पहले वीडियो में ही हम लोग, क्योंकि ऐसे मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्लियरली दूंगा। यस, ये जो कॉलेज सीरीज है ना, चलो कॉलेज सीरीज हमारी 3.0, यहाँ आपको सारी डिटेल मिलेगी, बहुत क्लियरली मिलेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो। अभी आप बता दो, अभी के अभी कमेंट करो और बताओ मुझे टाइप ए है, टाइप बी है, या टाइप सी है, टाइप डी है, टाइप ई है, राइट। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मैंने 10th 12th किया लेकिन मेरे पास डोमिसाइल नहीं है। देखो एलिजिबल है, राइट, देखो कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ कहाँ एलिजिबल है, ठीक है, ओके, बहुत बहुत बढ़िया। ये वो स्टेट कैंडिडेट के लिए। अब जो स्टेट के नहीं बिलोंग, जो बिहार से कोई है, कोई यूपी से है, जो अप्लाई करना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र कॉलेजेस में, वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसके पास? सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए, राइट, बस इतना ही चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, माइनॉरिटी कैंडिडेचर अगर कोई हो, कोई कहे कि यार ये सब नहीं है मेरे पास लेकिन मैं माइनॉरिटी से ही अप्लाई करना चाहता हूँ सिर्फ, हाँ ऐसा हो सकता है, स्टेट कैंडिडेट है और वो भी माइनॉरिटी से करना चाह रहा है, तो वो ठीक है ना बेटा, वो तो एक अलग बात होगी, राइट। लेकिन अलग से कुछ करना चाह रहा है, या फिर आप महाराष्ट्र के कोई कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, राइट, तो आप माइनॉरिटी कैंडिडेचर में आ जाते हो। मतलब वही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी, इसको लेकर भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन स्टेट कैंडिडेट भी हो और माइनॉरिटी भी है, यस, तो आप माइनॉरिटी कैंडिडेचर में आ जाते हो, ठीक है। देन जो बाहर के बच्चे, कुछ बच्चे होंगे जो एनआरआई है, ओके, ओसीआई है या फिर पीआईओ है, तो इन बच्चों को जो है सिर्फ क्या है यहाँ पे देखिए, तो क्या बोला, दिस टाइप ऑफ कैंडिडेचर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग फॉर एमएसटीसी 2024। इन बच्चों को, ये जो एनआरआई वगैरह है, इन्होंने एमएसटीसी नहीं दी तब भी वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो बहुत बहुत बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है, समझ में आ रही है ना बेटा बातें? हाँ यस। अब सर अगर ये एमएसटीसी दे सकते तो हमारा क्या, हमने तो दिए है ना, वगैरह वगैरह। देखो सारी बातें बहुत क्लैरिटी के साथ दी है। इट इज मैंडेटरी टू अपीयर for MHT CT 2024 for candidates belonging to महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट बनकर अप्लाई करना चाहते हो एडमिशंस के लिए, या माइनॉरिटी कैंडिडेट बनकर अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको MHT CT देना कंपलसरी था, राइट, कंपलसरी है ना, यस। फिर उसके बाद में अगर लेकिन बिहार का बच्चा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा है, OMS से आ रहा है, तो उसको CT देना जरूरी नहीं है। जेईई मेंस का स्कोर विल बी प्रिफर्ड ओवर MHT CT। जेईई मेंस का स्कोर विल बी प्रिफर्ड। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर जेईई मेंस का स्कोर पकड़ा जाएगा हमारा या सीईटी का स्कोर पकड़ा जाएगा, जो बिहार से आउट ऑफ महाराष्ट्र से बच्चे हैं। बच्चों जेईई मेंस का स्कोर प्रिफर्ड होगा। तो अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिए, सीईटी दिए, तो जिसने जेईई मेंस दिए पहले उनको मौका मिलेगा, और उसके बाद मतलब ऐसा हो सकता है जेईई मेंस का स्कोर उसका 5 हो, 5 आउट ऑफ 300, और आपका सीईटी का स्कोर 180 हो, फिर भी उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं फिर से कहता हूं, जेईई मेंस उस बच्चे ने दिया था, उसका स्कोर 5 हो, 2 हो, और आपका 180 हो यहां पर, तो भी उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र कहीं और से हो, आपके पास डोमिसाइल नहीं, आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर में नहीं बैठ रहे हो, टाइप ABCDE में कहीं आप नहीं आ रहे हो, तो ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत बुरा है, मैं बहुत इसको हमने लास्ट ईयर वगैरह रेज भी किया था, बट ये रूल है, यहाँ स्टेटेड है प्रॉपरली, राइट, तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इट इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर MHT फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट वगैरह, ये है ना, नीट स्कोर पकड़ा जाएगा अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र के बच्चे फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो, ठीक है बच्चों। तो ये पहला हमारा कैंडिडेचर टाइप, क्या आप समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए? प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से टाइप में आते हो। और यहाँ पे हमें बहुत क्लियर रहना है हमारे पूरे प्रोसेस को लेकर। क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें कोई गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी गलती हमें एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से रोक सकती है, और हमें वो नहीं करना है। हम यहाँ हर चीज अच्छे से लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है सर? सो नेक्स्ट है बोर्ड्स को लेकर। अब बोर्ड्स के मार्क्स जो हमारे थे, चाहे आपने HSC किया हो या फिर कोई और बोर्ड किया, इक्विवेलेंट बोर्ड, तो उसके लिए क्या है सर?
चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं एक बार, है ना, वो ब्रोशर में ही समझते हैं पहले कि क्या है इसके लिए हमारे पास नोटिस में लिखा हुआ। देखिए तो यहाँ पे ये बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, ठीक है, फिर पास HSC और इज इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स मैथ्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट। फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए फॉर इंजीनियरिंग एडमिशंस, ठीक है, अलॉन्ग विथ वन ऑफ दी केमिस्ट्री हो या बायोटेक हो या बायोलॉजी हो, इवन बायोलॉजी भी आप पकड़ सकते हैं लेकिन फिजिक्स मैथ्स के साथ बायोलॉजी। थर्ड सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, मतलब वोकेशनल हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, बायफोकल जिसको हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, है ना, बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं देखिए जो आप कंसिडर कर सकते हैं एज थर्ड सब्जेक्ट। इसमें जो आपका बेस्ट होगा, है ना, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज वगैरह, और इनमें आपका कंबाइंड जो है 45% होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, और 5% कम कर दो फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, राइट, 40% फॉर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसा समझ लो बच्चों। 45% होना चाहिए किसमें, 3 सब्जेक्ट मिला के, फिजिक्स, मैथ्स, और फिर आप केमिस्ट्री पकड़ो या फिर वोकेशनल पकड़ो या बायफोकल पकड़ो, जो भी बेस्ट रहेगा आपका, मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको, ठीक है। 45 किसके लिए, ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी 45%, मतलब 300 में से 135 मार्क्स आउट ऑफ 300, ठीक है, यस। 44.5 से ऊपर चल जाएगा, 44.5 से उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, मतलब 134 भी चल जाएगा सर, ठीक है, यस, है ना, 134 भी चल जाएगा सर, यस चल जाएगा ना, ध्यान से देखना ये बात, ओके बेटा, यस बच्चा। और अगर आप कोई और कैटेगरी के हो, कोई भी, है ना, ओबीसी हो, एससी, एसटी, इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह, अब आप बोलोगे सर ईडब्ल्यूएस इस साल है नहीं, ठीक है, मैं जो यहाँ लिखा बता रहा हूँ, ठीक है, यस, तो ईडब्ल्यूएस वगैरह कोई भी हो तो इनको 40% ही चाहिए होता है, मतलब 120 मार्क्स, 119 भी चलेगा, यस, हाँ, आउट ऑफ 300। आप समझ रहे हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स मैथ्स या कंप्यूटर साइंस, इन सबको मिला के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं सर कंप्यूटर साइंस 200 का है, उससे कैसे कंसिडर करें, सब बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। पहले आप यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है क्या आपको, आगे क्लियर, कितना होना चाहिए, 45%, क्या ओवरऑल नहीं, फिजिक्स, मैथ्स और थर्ड सब्जेक्ट। वैसे ही बायो वालों के लिए जो है फिजिक्स, बायो और थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, यस सच। चलिए तो आप देख ले यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इस बच्चे का रिजल्ट मेरे पास है, इसने मुझे पूछा कि सर मैं एलिजिबल हूं क्या। आप देखो इसके स्कोर्स यहाँ पर देखो, ये पास है पूरा पूरा, पहले तो पास हो ही गया, पास होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद इसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स निकाले हमने, टोटल किया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टोटल किया 159 आता है ना। तो हमने पहले मैथ्स पकड़ा, हमेशा पहले मैथ्स पकड़ो, फिर फिजिक्स और फिर थर्ड सब्जेक्ट। इसका थर्ड सब्जेक्ट जो था केमिस्ट्री, सही है 49, राइट। अगर चाहे तो केमिस्ट्री की जगह बायो पकड़ सकता है, लेकिन बायो क्यों पकड़ेगा, कम है ना, राइट। तो ये हो गया, तो क्या ये 135 से क्रॉस करता है, यस, अज्यूमिंग कि ये ओपन कैटेगरी का है, हाँ ओपन कैटेगरी का है तब भी, ये ओपन कैटेगरी का है तब भी एलिजिबल है, क्योंकि 135 से ऊपर आ गया ना, 135 प्लस चाहिए था, आ गया। अगर ये कास्ट का होता तो 120 ही चाहिए था, तब तो बढ़िया, बहुत ही मस्त हो गया। आर वी गेटिंग बच्चा, पक्का, पक्की बात समझ में आई आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये एक बच्चा है, राइट, ये जो भी बच्चा है इसके यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, ओके, और यहाँ मार्क्स देखे हमने देखा कि यार इसके जो मार्क्स है यहाँ पे देख रहे हो, है ना, यस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हमने मार्क्स दिए, टोटल देखा 126। क्या ये एलिजिबल है? अगर ये ओपन कैटेगरी का बच्चा है, ओपन कैटेगरी का बच्चा है तो नो, ही इज नॉट एलिजिबल। बट अगर ये कास्ट का है, कोई भी कैटेगरी का हो, है ना, कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस क्यों ना हो, और अगर कोई ओपन कैटेगरी का बच्चा है, अगर कोई ओपन कैटेगरी का बच्चा है, आपके लिए भाई एक उपाय बता रहा हूं, अगर ओपन कैटेगरी का बच्चा होगा ये और इसका नहीं हो रहा है, तो प्लीज एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बन जाता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसे हम SEBC वगैरह कुछ कह रहे हैं ना, अलग अलग, ठीक है। तो आप कोशिश कर लीजिए किसी और कैटेगरी में आने की, राइट। आप कहोगे सर इस बार स्टेट ने ईडब्ल्यूएस बंद किया, उसके बारे में हम आगे करेंगे बात, लेकिन जो भी है कैटेगरी में लाने की कोशिश करिए आप, कैटेगरी में मतलब ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये कैटेगरी में होता तो यस ही इज एलिजिबल, राइट। चलो ओके सर, अब ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके कंप्यूटर साइंस के मार्क्स देखूं तो अब देखो कंप्यूटर साइंस जो है 114 है, आउट ऑफ 200 है ना, राइट। तो 114 आउट ऑफ 200 है ना बेटा, तो आप क्या करोगे जब कंसिडर करना हो कंप्यूटर साइंस के मार्क्स, कंप्यूटर साइंस के मार्क्स जब कंसिडर करना हो तो आप 114 डिवाइड बाय 2 करोगे। क्यों डू, 100 में से कितना मिला ये देखना है मुझको, 100 में से कितना मिला ये देखना है मुझे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सो ये आ गया सर 57, यहां मैंने 57 लिखा, अब टोटल करके देखो तो कितना हो गया ये, देखिए 8, 16, 33, सर 133 हुआ है। क्या अभी एलिजिबल है? भाई साहब 1 मार्क से रह गया ये, अभी भी एलिजिबल नहीं है, राइट। अभी भी अगर कहे इसको तो ओपन का अगर कहेगा तो ये नो हो जाएगा, राइट, लेकिन कैटेगरी अगर हो तो यस हो जाएगा, राइट। क्यों सर? 134 चाहिए था, कितना चाहिए था? 134। क्या आप एग्जाम्पल समझ रहे हो, है ना? अगर इसके स्कोर यहाँ 120 होता
तो हम कितना लेते हैं, 60 लेते हैं, और ये टोटल हमारी बढ़ जाती है 135 प्लस हो जाती है। तो आप समझ रहे हो ना कि मैंने केमिस्ट्री को डिलीट कर दिया, 50 मार्क्स थे। सर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि फिजिक्स या मैथ्स को नहीं डिलीट कर सकता क्या? नहीं, फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स मैथ्स का स्कोर लेना ही लेना है, राइट। थर्ड सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री में लेकिन अच्छे है ना, ऐसा नहीं चलेगा क्या? जो रूल है वो बता रहा हूं और वही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे बच्चा? तो यहाँ पे हमने फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री लिया, यहाँ हमने फिजिक्स मैथ्स और बायफोकल लिया। अब आप शायद बहुत क्लियरली समझ रहे हो विद 2 एग्जांपल्स हियर, ठीक है। और अगर ओपन कैटेगरी का है तो अभी भी ये नहीं हो रहा है सर, राइट। लेकिन और सर ये कंप्यूटर साइंस का 200 में से कैसे लेंगे? डिवाइड बाय 2 करके। 100 में से कितना हो गया? 57। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है भाई साहब, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो ना। तो ये 2 एलिजिबिलिटी आपकी हो रही है क्या, देख लो, एलिजिबल हो या नहीं हो पता कर लो। और जैसे मैंने कहा कमेंट पक्का करिएगा बताने के लिए कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेचर में हो, अगर आप महाराष्ट्र कैटेगरी से आ रहे हो, महाराष्ट्र स्टूडेंट आ रहे हो, ठीक है। तो बस मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत क्लैरिटी मैंने दे दी है यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है ना। आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा। बहुत सारे टॉपिक्स आपके मन में होंगे कि सर कौन से ये वाले टॉपिक पे बनाना, वो वाले टॉपिक बनाना, तो कमेंट करिएगा। ज्यादा कमेंट जिस पे होंगे उसको हम पहले ले लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों। और हाँ, चलो कॉलेज सीरीज, चलो कॉलेज सीरीज नाम से समझ में आ रहा होगा आपका, ये 3rd ईयर रहेगा हमारा 3.0, है ना। पिछली 2 प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे, इसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा बहुत क्लियरली, बहुत डिटेल में कि आपको क्या क्या करना है इस पूरे इंजीनियरिंग एडमिशन के दौरान। कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, जो भी होना चाहिए बहुत क्लैरिटी के साथ और सही सटीक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो यहाँ मिलेगी आपको। और हाँ बच्चों, कोर्सेज भी लॉन्च होंगे काउंसलिंग के डेल्टा 3.0 गणितंक ऐप पर, तो ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए। अगर आपने YouTube पे अभी भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत क्रूशियल स्टेज है, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना। आप लोगों को फायदा होगा और आपके सारे फ्रेंड्स को भी बहुत बहुत फायदा होगा। थैंक यू एंड टेक